वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में हम पीएसएम करने जा रहे हैं वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के ऊपर। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पीएसएम यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, you will be able to describe the transmission bandwidth of wideband FM signals, you will be able to calculate the power content in wideband FM signals। यहां जो हम प्रॉब्लम आज डिस्कस करने वाले हैं वो या तो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी गई हैं या तो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जो प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती है इस टॉपिक से वो थ्योरिकल टाइप की भी हो सकती है और न्यूमेरिकल टाइप की भी, लेकिन इस टॉपिक से आप न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। एनालॉग कम्युनिकेशन में बहुत सारे टॉपिक से थ्योरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, लेकिन ये उन टॉपिक्स में से एक है जिसमें से न्यूमेरिकल्स काफी पूछे गए हैं एग्जाम में। तो यहां पर हम न्यूमेरिकल बहुत सारे डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम थ्योरी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। यहां पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो जनरली लॉन्ग टाइप की आती हैं, ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, लेकिन शॉर्ट टाइप की प्रॉब्लम भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम जो यहां पर प्रॉब्लम करने वाले हैं वो थ्योरिकल टाइप की पहले करेंगे, देन जब न्यूमेरिकल टाइप की करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा और कुछ प्रॉब्लम्स आप भी सॉल्व करेंगे। सो चलिए थ्योरिकल टाइप की प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ वाइड बैंड एफएम सिग्नल्स। तो आप देखिए यहां पर जो आपकी पहली प्रॉब्लम है ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ वाइड बैंड एफएम सिग्नल्स, ये एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर देखिए आपको रूल का नाम नहीं लिखा है, लेकिन वाइड बैंड एफएम में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल पढ़ते हो, वो होता है कार्सन्स रूल। ठीक है, तो यहां पर आप स्टार्ट कैसे करोगे प्रॉब्लम को, स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रॉब्लम की। तो आप यहां पर अगर लॉन्ग टाइप की प्रॉब्लम है तो आप पहले वाइड बैंड एफएम को वन लाइन में एक्सप्लेन कर दो, लेकिन स्टार्टिंग में ही आपका ये वर्ड यूज हो जाना चाहिए कार्सन्स रूल। तो आप ये जरूर बता दो स्टार्ट में ही कि जो वाइड बैंड एफएम की जो बैंडविड्थ है वो कार्सन्स रूल से कैलकुलेट की जाती है, ये आप जरूर बता दो वहां पर। ठीक है, और इस रूल का यूज कैसे होता है उसको बताने के लिए आप क्या करोगे, उसको बताने के लिए फिर आप वाइड बैंड एफएम का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखोगे। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिख लेने के बाद आपको क्या करना है, स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लेने के बाद आपको सबसे पहले बैंडविड्थ निकालनी है जो आइडियल है, मींस जो स्पेक्ट्रम से मिलेगी, जो कि इंफिनिटी होती है। लेकिन फिर आपको बताना है कि आइडियल बैंडविड्थ क्यों यूज नहीं की जा सकती है। ठीक है, रीजंस क्या है उसके। तो यहां पर आप ये बात जरूर शो करना कि यूज नहीं की जाती है और क्यों नहीं की जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आप बताना प्रैक्टिकल बैंडविड्थ। ठीक है, तो प्रैक्टिकल बैंडविड्थ या बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ यूजिंग कार्सन्स रूल। तो कार्सन ने क्या बोला हुआ है, वो रूल क्या है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद आप फाइनल फॉर्मूला लिखना बैंडविड्थ का। और अगर लॉन्ग टाइप की प्रॉब्लम है तो कोशिश करिए कि एक एग्जाम्पल भी दे दीजिए मैथमेटिकल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जरूर यहां पर शॉर्ट नोट है, लेकिन यहां पर आप ज्यादा मार्क्स की प्रॉब्लम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत फेमस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्सन्स रूल। नाउ जो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वाइड बैंड एफएम सिग्नल। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, अगर आपको वाइड बैंड एफएम सिग्नल के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है तो आप कैसे करेंगे। तो यहां पर वाइड बैंड एफएम मींस क्या होगा, आपको यहां पर सबसे पहले बेसल फंक्शन का एनालिसिस शो करना होगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करिए, देखिए यहां पर आप सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख दीजिए सिंगल टोन मॉड्यूलेशन वाला। ठीक है, तो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ये आप यहां पर शो कर दीजिए। और उसके बाद आप ये दिखा दीजिए कि वाइड बैंड एफएम के लिए बीटा इज मच मच ग्रेटर देन 1। और उसके बाद जो मैंने आपको एक्सप्रेशन
प्रूफ कराया हुआ है। हमने जब एलएम में पढ़ा था, काफी लेंदी एक्सप्रेशन था वो, तो उस एक्सप्रेशन को स्टेप बाय स्टेप आपको रिप्रेजेंट करना होगा। देखिए, जब इतने ज्यादा लेंदी एक्सप्रेशन होते हैं तो आप एक्सप्रेशन सही रिप्रेजेंट कर पाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी स्टेप आपका बीच में मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी स्टेप आपका इधर से उधर हुआ तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन रॉन्ग आ जाएगा। तो एक एक स्टेप आप ध्यान से समझिए जो मैंने आपको एलएम में बताया है, और एक एक स्टेप को आप ध्यान से रिप्रेजेंट करिए। तो यहां पर जो स्टेप्स हमने लिखे हैं, वहां पर देखिए कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे जिनको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर टाइम कम है, लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से समझाना होगा, एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना होगा। जैसे कि हमने वहां पर फोरियर सीरीज का यूज किया था, तो फोरियर सीरीज का एक्सप्लेनेशन वहां पर होना चाहिए जितना मैंने आपको दिया एलएम में। मींस उसके फॉर्मूले वगैरह आपको शो करने होंगे, फोरियर सीरीज हमने क्यों यूज की, फिर फोरियर सीरीज क्यों यूज कर पाए, क्योंकि सिग्नल पीरियोडिक था। ये सारी चीजें आपको वहां पर शो करनी होगी। सिग्नल पीरियोडिक जो था वो किस टाइम पीरियड से पीरियोडिक था, फोरियर सीरीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां देनी होगी। उसके बाद जो हमें बेसल्स फंक्शन मिला था, जे एन बीटा, तो बेसल्स फंक्शन के बारे में जितना मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, मींस बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो बेसल फंक्शन के लिए आप फॉर्मूला और उसकी प्रॉपर्टीज, ये दोनों चीजें एक्सप्लेन जरूर करिएगा, ठीक है। और ऑल्दो ये पूरा कंप्लीट डेरिवेशन ही है, लेकिन बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं उनको आप एक्सप्लेन करते जाइएगा, और एट लास्ट आप फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं वाइड बैंड एफएम का। क्लियर है अच्छे से? देखिए, ये वाइड बैंड एफएम अपने आप में ही इतना ज्यादा लेंथी डेरिवेशन है कि आपको अब उसके आगे कुछ और शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको पता है तो आप बहुत कुछ और शो कर रहे हैं। एग्जाम में आपको बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आपको टाइम लिमिट करना आना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आप ये लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इस फाइनल एक्सप्रेशन के बाद भी आप स्पेक्ट्रम वगैरह या कार्सन रूल वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। बट ऑल्दो ये इतना ज्यादा बड़ा है कि आप अगर यहां तक भी लिखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पूरे के पूरे मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। लेकिन पूरे स्टेप्स आपको ध्यान से लिखने हैं और बेसल फंक्शन और फोरियर सीरीज को अच्छे से एक्सप्लेन आपको करना होगा। क्लियर? सो ये आपकी कुछ थ्योरिकल टाइप्स की प्रॉब्लम थी। अब हम न्यूमेरिकल टाइप्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो यहां पर जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है, द टाइम डोमेन एक्सप्रेशन ऑफ एफएम इज गिवन बाय 20 cos 2 पाई इंटू 10 की पावर 60 प्लस 8 साइन 2 पाई इंटू 10 की पावर 3t। तो यहां पर आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं, डिटरमाइन मॉड्यूलेशन इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड बैंडविड्थ। देन अगेन सेकंड क्वेश्चन, डिटरमाइन मॉड्यूलेशन इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड बैंडविड्थ व्हेन द मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। देखिए, सेम क्वेश्चन मैंने दो बार क्यों यहां पर लिखा है, कुछ तो रीजन होगा। यस, एक बहुत बड़ा रीजन है। आप एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर फाइंड आउट करोगे जब आप मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे, तो आप देखोगे कौन सी चीजें चेंज होंगी, कौन सी चीजें चेंज नहीं होंगी। तो ये न्यूमेरिकल तो हम कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी हम बिल्ड करेंगे यहां पर। तो यहां पर जैसा मैं आपको हमेशा सिखाया है कि सबसे पहले आप गिवन, जो आपको गिवन है यहां पर लिख लो। तो यहां पर आपको कुछ ज्यादा गिवन नहीं है, सिर्फ एक एफएम सिग्नल का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन गिवन है, लेकिन आप उस एक्सप्रेशन को सबसे पहले लिखो और उस एक्सप्रेशन को आप स्टैंडर्ड एफएम सिग्नल के एक्सप्रेशन से कंपेयर कर दो। तो जो आपका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है एफएम का, ठीक है, तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एफएम, ये क्या होता है हमारा? देखिए, जब स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आप लिखे ना, देखिए स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारे फॉर्मेट है, 3 to 4 फॉर्मेट में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप वही फॉर्मेट यूज करें जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन है आपको। तो क्वेश्चन आपको जिस फॉर्मेट में दिया गया है वो फॉर्मेट कुछ ऐसा है आपका, AC cos ओमेगा CT प्लस बीटा साइन ओमेगा MT। तो जो हमने सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का एक्सप्रेशन डिराइव किया था स्टार्टिंग में, विथआउट डिस्कसिंग द नैरो बैंड एफएम और वाइड बैंड एफएम, तो
वही वाला एक्सप्रेशन है, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली आप कंपेयर कर सकते हैं। तो बाय कंपैरिजन आप देखेंगे आपको क्या क्या मिलेगा, AC 20 मिल जाएगा, ओमेगा सी कितना है 2 पाई 10 की पावर 6, तो आपका FC कितना हो जाएगा 2 पाई से डिवाइड करने पर 10 की पावर 6, मतलब क्या लिख सकते हैं आप 1 मेगा हर्ट्स। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बीटा, बीटा आपको कितना दिखाई दे रहा है यहां पर 8। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ओमेगा एम कितना है 2 पाई इंटू 10 की पावर 3, तो इसका मतलब FM 2 पाई से डिवाइड करने पर कितना आएगा 10 की पावर 3, दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं FM को 1 किलो हर्ट्स। तो यहां पर ये सारी चीजें हमें मिल गई। उसके बाद अब हम यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर आप पार्ट ए को देखें यहां पर, तो पार्ट ए में आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको डेल एफ चाहिए होगा, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो सबसे पहले आप यहां पर डेल एफ ही कैलकुलेट कर लीजिए। तो डेल एफ हमारा क्या होता है, डेल एफ हमारा होता है के एफ इंटू ए एम। एक्चुअल में आपको डेल एफ नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि के एफ नहीं गिवन, आपको डायरेक्टली यहां पर बाय कंपैरिजन मॉड्यूलेशन इंडेक्स ही गिवन है। तो यहां पर डेल एफ की वैल्यू एक तो होती है के एफ इंटू ए एम, लेकिन यहां पर चूंकि के एफ गिवन नहीं है, इसलिए डायरेक्टली अगर आप बीटा इक्वल टू 8 लिख लें और बीटा का फॉर्मूला लिख लें डेल एफ अपॉन एफ एम, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो डेल एफ है वो यहां से भी कैलकुलेट किया जा सकता है बीटा इंटू एफ एम से। तो डेल एफ आपका कितना हो जाएगा, डेल एफ आपका यहां पर आ जाएगा बीटा 8 इंटू एफ एम कितना है देख सकते हैं आप क्वेश्चन में 1 किलो हर्ट्स 1, तो कितना आ गया ये 8 किलो हर्ट्स। तो यहां से अगर आप देखेंगे एक तो आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकल गया डेल एफ, बीटा आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था तो आपने एज इट इज लिख दिया इसे। तो दो प्रॉब्लम तो हमारी यहां पर सॉल्व हो गई पार्ट ए की। इसके बाद आपसे पूछा है पार्ट ए में बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ आप पहले तो कंपेयर करेंगे कि आप क्या लिखेंगे कि हियर बीटा इज ग्रेटर देन 1, सो बैंडविड्थ इज क्या हो जाएगी आपकी बैंडविड्थ 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम। ठीक है, जब भी बीटा ग्रेटर देन 1 होता है बैंडविड्थ का फॉर्मूला आप ये यूज करते हैं, बीटा जब भी लेस देन 1 होता है बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या लेते हैं, सिंपली 2FM। तो यहां पर बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी आपकी 2 इंटू 8 प्लस 1, FM कितना है 1, तो बैंडविड्थ आ जाएगी आपकी 9 इंटू 2 18 किलो हर्ट्स। तो ये आपकी थर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई पार्ट ए की। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रॉब्लम में बीटा आपको ऑलरेडी गिवन था, तो इसलिए क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी थी नहीं, आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूले यूज करने थे। बस जो गलती हम करते हैं क्वेश्चन में वो यही करते हैं कि बीटा ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है ये चेक ही नहीं करते और डायरेक्टली बैंडविड्थ का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो बस इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है कि बीटा ग्रेटर देन 1 है तो वाइड बैंड एफएम का फॉर्मूला, लेस देन 1 है तो नैरो बैंड एफएम का फॉर्मूला। एक और गलती जो हम करते हैं वो करते हैं यूनिट्स नहीं लिखते। तो हर एक प्रॉब्लम में देखिए यूनिट्स आपको लिखनी है, डेल एफ किलो हर्ट्स होता है, बीटा यूनिट लेस है, बैंडविड्थ भी आपका किलो हर्ट्स है। ठीक है, और हर एक आंसर को आप हाईलाइट कर दीजिए, उससे भी एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। नाउ पार्ट बी की अगर बात करें हम, तो पार्ट बी में भी सब कुछ सेम कैलकुलेशन है, लेकिन देखिए पार्ट बी में एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि जो आपका मैसेज फ्रीक्वेंसी है वो आपकी डबल कर दी गई है। ठीक है, मैसेज फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, ऐसा आपको बोला गया है क्वेश्चन में। तो आपका एक्सप्रेशन तो दोनों के लिए सेम है, दैट मीन्स देख लीजिए आप जो एसटी का एक्सप्रेशन आपको दिया है क्वेश्चन में वो पार्ट ए पार्ट बी दोनों के लिए सेम है। तो यहां पर जो आपको एसी एफसी बीटा एफएम ये सब मिल रहा है, तो वहां पर सिर्फ यही बोल रहा है कि एफएम को 1 किलोहर्ट्ज की जगह क्या कर दिया गया 2 किलोहर्ट्ज, एफएम को क्या कर दिया गया डबल। तो एफएम की वैल्यू आप 2 किलोहर्ट्ज लेकर चलेंगे, बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एफएम डबल का आपका यही मीनिंग है। क्लियर हो गया अच्छे से, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर अब अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करें तो देखिए बीटा जो है वो आपको क्वेश्चन में 8 गिवन है, लेकिन यहां पर एफएम डबल हो रहा है। तो डेल एफ जो है वो आपने क्या देखा यहां पर
आपने देखा बीटा इंटू एफ एम। तो देखिए अब गलती कहां होती है हमसे, मैंने क्यों यहां पर सेम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया। यकीन मानिए इस प्रॉब्लम में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, पर हमें नहीं करनी है एग्जाम में गलती। तो इस बात को ध्यान से अगर देखेंगे आप, तो हम करते क्या है, हम ये सोचते हैं कि बीटा तो क्वेश्चन में 8 गिवन है तो वो तो 8 ही रहेगा, ठीक है। और डेल एफ क्या होता है आपका, बीटा इंटू एफ एम। तो चूंकि एफ एम डबल हो रहा है इसलिए डेल एफ क्या हो जाएगा, 16 किलो हर्ट्स हो जाएगा, 8 इंटू 2। लेकिन ये गलत है। देखिए आपको ये समझना होगा कि जो आपने डेल एफ का फॉर्मूला लिखा है बीटा एफ एम, वो एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है। बीटा का फॉर्मूला का यूज करके आपने डेल एफ का फॉर्मूला अपने आप से एक जनरेट किया। डेल एफ कभी बीटा पे डिपेंड नहीं करता, बीटा जो है वो डेल एफ पे डिपेंड करता है। बीटा जो है आपका डेल एफ और एफ एम दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन जो डेल एफ है, अगर आप डेल एफ का यहां पर ओरिजिनल फॉर्मूला देखिए जो मैंने स्टार्ट में आपको लिखा है, वो डिपेंड करता है के एफ पर, जो कि आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, और ए एम पर जो होता है मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो जो डेल एफ है आपका वो सिर्फ और सिर्फ के एफ एंड ए एम पर डिपेंड करता है। डेल एफ आपका कभी भी एफ एम पर डिपेंड नहीं करता, मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, डेल एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए एम। दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं, डेल एफ डिपेंड्स अपॉन के एफ एंड ए एम ओनली। डेल एफ डस नॉट डिपेंड अपॉन एफ एम। एफ एम पे कभी डिपेंड नहीं करता आपका डेल एफ, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो अगर आप एफ एम को चेंज कर रहे हैं तो डेल एफ में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स जो डेल एफ आपका पहले था वही रहेगा। डेल एफ क्या था पहले देख लीजिए, 8 किलो हर्ट्स। तो डेल एफ को आप लिखेंगे 8 किलो हर्ट्स। देखिए जो आपका बीटा होता है, बीटा क्या होता है, डेल एफ अपॉन एफ एम। तो इस बात को समझिए कि जो आपका एफ एम है अब वो आपका 2 हो गया है, पहले कितना था, 1 था। डेल एफ तो सेम रहेगा, तो आपका जो बीटा है ना वो हो जाएगा 4। तो यहां पर ध्यान रखिए डेल एफ आपका चेंज नहीं होगा, 8 हो जाएगा, लेकिन जो बीटा है वो एफ एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए बीटा जो है जो पहले 8 था अब वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दैट मीन्स हाफ हो जाएगा। क्लियर। और यहां पर जो लास्ट है आपका वो क्या है, बैंडविथ। बैंडविथ अगेन बीटा आपका ग्रेटर देन 1 है, तो 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम। तो बैंडविथ आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2। ध्यान रखिएगा एफ एम अब 2 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा बैंडविथ, 5 इंटू 4 20 किलो हर्ट्स। तो ये आपकी तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखिए जब आपने स्टार्ट में प्रॉब्लम देखी होगी आपको लगा होगा ये तो बिल्कुल रिपीटेशन है, लेकिन देखिए कितना बड़ा कंसेप्ट था इस प्रॉब्लम में। हमें बेसिक बातों का ध्यान रखना होता है जो हम एलएम में पढ़ते हैं, जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं, कि डेल एफ जो है वो के एफ और ए एम पे डिपेंड करता है, एफ एम पे डिपेंड नहीं करता, बीटा पे डिपेंड नहीं करता। बीटा इक्वल टू डेल एफ अपॉन एफ एम है, या डेल एफ इक्वल टू आप बीटा एफ एम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बीटा जो है बीटा पर डिपेंड करेगा डेल एफ पर डिपेंड करता है बीटा। तो ये सब बातों को आपको ध्यान रखना आना चाहिए, इन सब बातों का यूज करना आना चाहिए, तभी आप सही से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पर कैलकुलेशन जस्ट 5 to 10 सेकेंड का था, कंसेप्ट बहुत बड़ा था। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ कैरियर सिग्नल इज एफएम frequency modulated by a sinusoidal signal of amplitude AM and frequency FM. Frequency FM means message signal frequency. In a certain experiment conducted with FM equal to 2 kilohertz and increasing AM starting from 0 volt, it is found that the carrier component in the spectrum was reduced to 0 for the first time when AM is 2 volt. Determine frequency sensitivity of the modulator. Determine the value of AM for which
कैरियर कंपोनेंट विल बी रिड्यूस टू 0 फॉर द सेकेंड टाइम। तो देखिए काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्वेश्चन फर्स्ट रीडिंग में। तो जब भी आपको फर्स्ट रीडिंग में क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स लगे तो फिर उसको ब्रेक कर करके लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़िए और जो जो चीजें आपको समझ में आती हैं उन्हें पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या क्या गिवन है। कैरियर सिग्नल इज एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बाय अ साइनोसॉइडल सिग्नल। देखिए कैरियर सिग्नल का मॉड्यूलेशन किससे किया जाता है, मैसेज सिग्नल के साथ। तो वही बात कर रहा है, कैरियर सिग्नल इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बाय अ साइनोसॉइडल सिग्नल। मतलब ये साइनोसॉइडल सिग्नल जो है वो मैसेज सिग्नल है। तो मैसेज का एम्पलीट्यूड आपको कितना दिया हुआ है, एम। ठीक है, और मैसेज की फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी हुई है, एफएम। तो मैसेज एम्पलीट्यूड ये आपको मेंशन है यहां पर, और साथ ही साथ आपको मेंशन है यहां पर मैसेज फ्रीक्वेंसी। ये दोनों चीजें आप यहां पर शो कर दीजिए। इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट, तो ये बोल रहा है कि कोई एक्सपेरिमेंट किया गया होगा जिसमें एफएम को आपने क्या लिया, 2 किलो हर्ट्ज। तो यहां पर आपको एफएम की वैल्यू गिवन है 2 किलो हर्ट्ज। उसके आगे क्या बोलता है, एक्सपेरिमेंट में एएम को इंक्रीज किया गया। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वोल्ट। तो इनिशियल एएम वैल्यू आपको गिवन है, इनिशियल एएम वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 0 वोल्ट। ये ध्यान रखना है। इट इज फाउंड दैट द कैरियर कंपोनेंट इन द स्पेक्ट्रम वॉज रिड्यूस टू 0 फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब कैरियर कंपोनेंट 0 है व्हेन एएम 2 वोल्ट है। ये भी आपको गिवन है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यहां पर हम कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे अब, और जो जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उनका हम इस्तेमाल करेंगे। फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूलेटर। फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी हमें पता है, केएफ हमें निकालना है। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, एफएम आपको गिवन है, इनिशियल एएम वैल्यू 0 वोल्ट है, कैरियर कंपोनेंट 0 हो रहा है। देखिए कैरियर कंपोनेंट इन द स्पेक्ट्रम वाज रिड्यूस टू 0 फॉर द फर्स्ट टाइम। हमने गिवन तो शॉर्ट में लिखा है, लेकिन देखेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बहुत बड़ा कीवर्ड है ये, फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए एएम जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो एएम अगर किसी एक्सपेरिमेंट में, देखिए इस बात को समझिए, मैं बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 वोल्ट से स्टार्ट किया गया और लगातार हम बढ़ाते चले गए। जैसे ही मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट पर पहुंचा बढ़ते बढ़ते, तो कैरियर कंपोनेंट पहली बार 0 हुआ। ये आपको गिवन है। ठीक है, तो अगर आपका कैरियर कंपोनेंट पहली बार 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है। मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाया था, मैजिक वैल्यू ऑफ बीटा, जिसमें मैंने आपको बताया था कैरियर कंपोनेंट 0 होता है। तो देखिए इनडायरेक्ट वे में वो कंसेप्ट अब यूज होगा यहां पर। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कैरियर कंपोनेंट की, हम पार्ट ए यहां लिख लेते हैं। कैरियर कंपोनेंट जो होता है आपका स्पेक्ट्रम में, वो क्या होता है, ये होता है आपका AC J0 बीटा कॉस ओमेगा CT। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि कभी भी AC जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर AC 0 होगा, अगर AC 0 होगा तो अगर आप अपने नोट्स में देखेंगे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को, तो जो साइड बैंड्स हैं वो भी AC पर डिपेंड करती हैं, तो सारी की सारी साइड बैंड भी 0 हो जाएंगी, पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन होता है AC। तो अगर कैरियर कंपोनेंट को 0 होना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो J0 बीटा है वो क्या हो रहा होगा, 0। तो J0 बीटा जो है वो 0 कब होगा,
ये हम लोगों ने स्टडी किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जैसा मैं आपको बोल रहा हूं। तो यहां पर आपको ये समझना होगा कि जो बीटा होता है आपका वो होता है डेल एफ अपॉन एफ एम। बीटा जो होता है वो होता है के एफ इंटू ए एम अपॉन एफ एम। देखिए के एफ आपको पता है किसी भी मॉड्यूलेटर के लिए जो के एफ होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो के एफ तो कभी चेंज होता नहीं है, हमने ये पढ़ रखा है थ्योरी में। ए एम और एफ एम आपके चेंज हो सकते हैं जिसके कारण बीटा चेंज होगा। एफ एम आपको क्वेश्चन में दे दिया है 2 किलोहर्ट्ज और ये चेंज नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एफ एम भी कांस्टेंट है। तो चेंज क्या हो रहा है बेसिकली ए एम, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन भी है कि इनिशियल ए एम वैल्यू 0 वोल्ट है और वो बढ़ते बढ़ते 0 से बढ़ते बढ़ते 2 वोल्ट पहुंची। तो आपका पहली बार कैरियर कंपोनेंट 0 हुआ। कैरियर कंपोनेंट 0 होने का मतलब समझ चुके हैं आप, J0 बीटा 0 होगा क्योंकि AC तो 0 ले नहीं सकते आप। तो आप J0 बीटा को 0 अगर करना चाहते हैं तो फिर आपको जो मैंने मैजिक वैल्यू ऑफ बीटा बताई थी कि बीटा की वैल्यू 2.4, 5.5, 8.6 और 11.8, इनमें आपका J0 बीटा क्या होता है, 0 होता है। मैंने आपको बोला भी था थ्योरी में पढ़ाते समय कि आपको बेसेल्स फंक्शन की वैल्यू याद नहीं रखनी है, वो आपको टेबल बना के गिवन होंगी, लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं जिन्हें आपको याद रखना होता है। तो मैंने आपको बोला भी था इन्हें मैजिक वैल्यूज ऑफ बीटा बोलते हैं क्योंकि इसमें J0 बीटा 0 होता है जिसके कारण एफिशिएंसी 100% होती है। आप अपने नोट्स में चेक कर लीजिए। तो यहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम बोल रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम कैरियर कंपोनेंट रिड्यूस टू 0। देखिए अब खुद सोचिए, जो बीटा है जब AM 0 होगा तो बीटा भी क्या होगा, 0 होगा। अब AM धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बीटा भी धीरे धीरे 0 से बढ़ रहा होगा। तो बीटा पहली वैल्यू दैट मीन्स जब 2.4 पर पहुंचेगा तो J0 बीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और J0 बीटा जब 0 होगा तो इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा कैरियर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे जो एनालिसिस करके आपको जो कंक्लूजन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AM। ठीक है, सो यहां पर जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको मिला कि कैरियर कंपोनेंट के 0 होने के लिए बीटा को क्या होना चाहिए, 2.4। आप ये वैल्यू चेक कर सकते हैं अपने नोट्स में। तो बीटा अगर 2.4 है तो अब आप सिंपली यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2.4 KF, AM कितना गिवन है 2 और FM कितना गिवन है आप चेक कर लीजिए। यहां पर FM गिवन है 2 किलोहर्ट्ज, तो इसे आप क्या लिख देंगे 2000। तो यहां से जब आप KF कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले तो 2 और 2 कैंसिल करिए तो 1000 बचेगा नीचे आपका। तो KF की वैल्यू क्या बच जाएगी, 2.4 इंटू 1000। KF की यूनिट क्या होती है आपकी, हर्ट्ज पर वोल्ट। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, KF की वैल्यू 2.4 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट। तो ये आपकी यहां पर KF की वैल्यू डिटरमाइन हो गई। तो यही तो आपको निकालना था। आप देख लीजिए पार्ट ए। पार्ट ए में क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूलेटर दैट इज KF। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, द वैल्यू ऑफ AM मतलब मैसेज एम्पलीट्यूड फॉर विच, क्योंकि आपको ये तो बोल दिया है कि AM जो है वो लगातार बढ़ रहा है एक्सपेरिमेंट में। देख लीजिए यहां पर ये बात बोल रहा है आपको कि इंक्रीजिंग AM स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वोल्ट, तो ये तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो द वैल्यू ऑफ AM मतलब AM की वैल्यू आपको निकालनी है फॉर विच कैरियर कंपोनेंट विल बी रिड्यूस टू 0 फॉर द सेकेंड टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि AM तो आपका पार्ट ए में कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि बीटा पहुंच गया 2.4 तक, जिससे कैरियर कंपोनेंट पहली बार 0 हुआ। AM अगर और आगे बढ़ेगा तो आपने यहां पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AM। तो AM अगर और आगे बढ़ता जाएगा तो बीटा भी बढ़ते जाएगा। जैसे ही बीटा 5.5 पे पहुंचेगा, जो मैजिक वैल्यू ऑफ बीटा है जो मैंने आपको लिखाई है, तो 5.5 पे पहुंचेगा तो कैरियर कंपोनेंट सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सेकेंड प्रॉब्लम के लिए आपको डायरेक्ट वे में गिवन है कि बीटा कितना है 5.5। ठीक है, तो बीटा जब आपका 5.5 है, मैजिक वैल्यू ऑफ बीटा से आपने लिख लिया इसे, तो यहां पर आप फिर से बीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे।
बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, के एफ ए एम अपॉन एफ एम। यहां पर अगर आप देखेंगे तो के एफ आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो वो तो सेम रह जाएगा जो आपने लास्ट पार्ट में निकाला, 2.4 इंटू 10⁻3। ठीक है ना, आप देख सकते हैं 2.4 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट आपने निकाला है, ये के एफ। तो के एफ तो जैसा मैंने आपको बोला कांस्टेंट है, एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया तो हर एक प्रॉब्लम के लिए वो सेम रहेगा। आपको निकालना क्या है, यहां पर एम निकालना है, मतलब ये पता लगाना है आपको कि एम किस वैल्यू तक अब पहुंच गया होगा इंक्रीज होता होता, जिससे बीटा 5.5 पे पहुंच गया था। एफ एम तो आपका कांस्टेंट है 2 किलोहर्ट्ज, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि 10⁻3 और 10⁻3 कैंसिल होगा तो नीचे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2.4। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, 11 डिवाइडेड बाय 2.4। सो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4.58। अगेन यूनिट लिखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, तो वैल्यू आपकी आ गई 4.58 वोल्ट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो यहां पर मैजिक वैल्यूज ऑफ बीटा आपकी यूज हुई थी। मैंने यहां पर क्या बोला है आपको, देखिए ये कंसेप्ट यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो बीटा है वो एम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एफएम और केएफ यहां पर कांस्टेंट दिए थे, और एम की वैल्यू बोला है 0 वोल्ट है स्टार्ट में। अगर मान लीजिए एम की वैल्यू बोल देता है स्टार्ट में 10 वोल्ट है, तो बीटा आपका 0 से स्टार्ट नहीं होता, बीटा फिर किसी और वैल्यू से स्टार्ट होता, हो सकता था बीटा 4 से स्टार्ट होता। तो पहली बार कैरियर कंपोनेंट 0 कब होता, अगर बीटा इंक्रीज हो रहा होता तो 5.5 पे होता। क्योंकि बीटा 0 से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि एम भी 0 से इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, तो बीटा की जो पहली मैजिक वैल्यू है वो 2.4 ही आएगी। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हमने 2.4 पहले लिखा है इसलिए 2.4 ही हमेशा पहले आएगी। बीटा चूंकि 0 से स्टार्ट हो रहा था इंक्रीज होना, इसलिए 2.4 आ रही है। अगर बीटा मान लीजिए 3 से स्टार्ट हो रहा होता इंक्रीज होना, बीटा की इनिशियल वैल्यू 3 होती, तो पहली मैजिक वैल्यू कौन सी आती, 5.5 आती। अगर बीटा 6 से स्टार्ट हो रहा होता इंक्रीज होना, तो पहली मैजिक वैल्यू कौन सी आती, 8.6 आती। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी होंगी। क्लियर अच्छे से। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन ct is equal to 10 cos 2 pi into 10 की पावर 60 and mt is equal to 8 cos 6 pi into 10 की पावर 3t. ct and mt are used to generate fm such that the maximum frequency deviation of fm is 6 times the am bandwidth. Find the coefficient of the term cos 2 pi into 1018 into 10 की पावर 3t in the resulting fm expression. ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले गिवन आप लिख लीजिए। देखिए ct mt स्टैंडर्ड नोटेशन है, आपको पता ही है कि जो ct होता है आपका वो क्या होता है, ct होता है आपका कैरियर सिग्नल, mt होता है मैसेज सिग्नल। कैरियर और मैसेज यूज किए जा रहे हैं आपके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को जनरेट करने के लिए। तो यहां पर जो ct है वो कितना है, 10 cos 2 पाई इंटू 10 की पावर 60। mt कितना गिवन है आपको, 8 cos 6 पाई इंटू 10 की पावर 3t। एंड इसके बाद आपको क्या गिवन है, देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ fm, दैट मीन्स डेल एफ 6 टाइम ऑफ am बैंडविड्थ। तो आपको पता ही है am की बैंडविड्थ बहुत इजी होती है, am की बैंडविड्थ आपकी क्या होती है, 2fm। फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ द टर्म, आपको यहां पर एक टर्म दिया हुआ है जिसका आपको कॉफिशिएंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप कैलकुलेशन पार्ट में जाएंगे तो सबसे इजी कैलकुलेशन जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो तो डेल एफ वाला ही दिखाई दे रहा होगा, 6 इंटू 2fm। तो आपको पता ही है कि डेल एफ अपॉन fm क्या होता है, आपका बीटा होता है। तो बीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपकी, 12। बीटा क्या निकल गया आपका, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ fm। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हैं, हियर बीटा इज ग्रेटर देन 1 सो वाइड बैंड fm। ये आपको पता चल गया। तो यहां पर आपको बोल रहा है फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ द टर्म, कोई टर्म आपको दिया है इन द रिजल्टिंग fm एक्सप्रेशन।
तो आपको एफएम एक्सप्रेशन लिखना ही पड़ेगा और उस एफएम एक्सप्रेशन से ही आपको समझना होगा कि वो टर्म कब जनरेट होगा और उस टर्म का कॉफिशिएंट क्या होगा। कॉफिशिएंट मीन्स उसके सामने वाला एम्पलीट्यूड। तो आपने चूंकि पता लगा लिया है कि ये वाइड बैंड एफएम है, तो आप सबसे पहले यहां पर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिख लीजिए। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर वाइड बैंड एफएम। तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है, एस टी इज इक्वल टू ए सी समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जे एन बीटा कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एन एफ एम इंटू टी। तो ये आपका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है। तो यहां पर अगर आप समझेंगे, अब जो आपको कंपेयर करने बोला है वो टर्म आपको दिया है cos 2 पाई 1018 इंटू 10 की पावर 3t। ठीक है, तो यहां पर जो टर्म आपको दिया है ना वो cos वाला दिया हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है उसमें भी सारे टर्म cos वाले ही हैं, लेकिन यहां पर जो cos 2 पाई के साथ ब्रैकेट में है वो एफ सी प्लस एन एफ एम है, और यहां पर जो cos 2 पाई के साथ ब्रैकेट में है वो 1018 इंटू 10 की पावर 3 है। इसका मतलब क्या है कि एफ सी प्लस एन एफ एम की वैल्यू जो है वो 1018 इंटू 10 की पावर 3 होगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि ये रिजल्टिंग एफ एम एक्सप्रेशन में ही एक टर्म है जिसका आपको कॉफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको जस्ट कंपैरिजन करना होगा 1018 इंटू 10 की पावर 3 का एफ सी प्लस एन एफ एम से। और आपको चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए देखिए, एक तो ए सी चाहिए और एक तो जे एन बीटा चाहिए, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है cos 2 पाई एफ सी प्लस एन एफ एम इंटू टी का वो ए सी इंटू जे एन बीटा ही है। तो आपको एफ सी प्लस एन एफ एम कंपेयर करने से एन मिल जाएगा और बीटा मिल जाएगा। ए सी तो देखिए आपको गिवन है क्वेश्चन में, ए सी आप देख सकते हैं आपको कितना गिवन है 10, क्योंकि ए सी मीन्स कैरियर का एम्पलीट्यूड। तो यहां पर अगर आप कंपेयर कर लें 1018 इंटू 10 की पावर 3 को, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 1018 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू एफ सी प्लस एन एफ एम। देखिए यहां पर आपको यह समझना होगा वाइड बैंड एफएम में इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे आपको उन इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में से एक टर्म क्वेश्चन में निकाल कर दे दिया और बोला है कि इसका एम्पलीट्यूड आप पता लगाइए। ठीक है, तो वो एक टर्म क्या होगा, आपको एन की हर एक वैल्यू पर एक टर्म मिलने वाला है। तो यहां पर अगर वो एक टर्म को आप कंपैरिजन कर दें एफ सी प्लस एन एफ एम से, मीन्स दोनों की अगर फ्रीक्वेंसी को कंपेयर कर दें यहां पर, तो आपको उस टर्म के रेस्पेक्ट में एन मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको चाहिए। बीटा तो ऑलरेडी आपको पता चल चुका है, वो कितना है बीटा आपका 12 है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 1018 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू एफ सी और एफ एम आपको क्वेश्चन में गिवन है, देख सकते हैं एफ सी कितना गिवन है 10 की पावर 6, एफ एम कितना गिवन है 10 की पावर 3 इंटू 3। देखिए ये भी हम गलती करते हैं कई बार, हम पाई के इधर वाला ही खाली देखते हैं, पाई के इधर भी देख लीजिए 6 है 2 नहीं है। हमारा जो ओमेगा होता है वो क्या होता है 2 पाई एफ, तो हम जस्ट 2 पाई के बाद एफ वाले टर्म को देख लेते हैं, लेकिन यहां पर 6 पाई है। दैट मीन्स आपका जो एफ एम है मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा 3 इंटू 10 की पावर 3। 6 पाई 10 की पावर 3 को जब 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, इंटू 10 की पावर 3 आएगा। तो जो आपका एफ सी है वो कितना है आपका 10 की पावर 6 है एन, और एफ एम कितना है 3 इंटू 10 की पावर 3 है। तो अब आपको यहां पर कंपैरिजन करना होगा। तो अगर आप कंपैरिजन यहां पर करने के लिए जाएंगे तो आप देखिए यहां पर जो आपने टर्म लिखा है 1018 इंटू 10 की पावर 3 वाला, उस टर्म के करस्पॉन्डिंग आपको जो यहां पर एन मिलने वाला है। अब आपको यहां दिमाग लगाना होगा कि कंपैरिजन आप करें कैसे। एक तरीका तो यही है कि आप एन की डायरेक्टली सॉल्व करके कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लीजिए, और एक तरीका ये हो सकता है कि आप स्मार्टली कंपेयर कर लीजिए। तो अगर मैं यहां पर इस तरह से लिखूं, देखिए 1000 प्लस 18 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 10 की पावर 6 प्लस एन 3 इंटू 10 की पावर 3। तो अगर आप देखेंगे 1000 में जब 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 6 बचेगा, प्लस 18 इंटू 10 की पावर 3 बचा। यहां पर भी देखिए 10 की पावर 6 प्लस एन
इंटू 3 इंटू 10 की पावर 3 बचा। इसका मतलब क्या है, देखिए दोनों में 10 की पावर 6 है, और 18 इंटू 10 की पावर 3, 3n इंटू 10 की पावर 3, दोनों में 10 की पावर 3 है। इसका मतलब देखिए बड़े आसानी से आपको मिल रहा है कि 3n किसके इक्वल है, 18 के। इसका मतलब n किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। तो यहां पर अगर आप देखेंगे आपको एक तो n मिल गया, ठीक है, उसके अलावा एक तो आपको बीटा पता है, और एक तो आपको यहां पर AC पता है 10। तो आपको यहां पर पता है कि जो स्टैंडर्ड FM एक्सप्रेशन है, स्टैंडर्ड FM एक्सप्रेशन में जो आपका किसी भी कॉस वाले टर्म का जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, AC JN बीटा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ टर्म cos 2 पाई 1018 इंटू 10 की पावर 3t इज कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा AC JN बीटा, दैट मीन्स 10 J6 12। सबकी वैल्यू आप पुट कर देंगे, ये आपका होगा फाइनल आंसर। क्लियर है अच्छे से। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और उसके बाद जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट करनी भी आनी चाहिए। तो यहां पर आपको अगर एफएम का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन याद नहीं होता तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो जो एफएम का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है वाइड बैंड एफएम का या नैरो बैंड एफएम का, सारे एक्सप्रेशन आपको माइंड में रखने होंगे और उनका यूज भी आपको आना चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, एन अनमॉड्यूलेटेड एफएम पावर is given as 100 watt. During modulation, it is observed that the strength of first order sideband in the spectrum is 0. Find 3 questions आपको given है, power of carrier frequency component, total sideband power, total second order sideband power given। देखिए यहां पर गिवन आपको 9 वैल्यूज गिवन है बेसल्स फंक्शन की। इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको LM में भी बोला है और प्रीवियस कुछ प्रॉब्लम्स में भी बोला हुआ है, जो बेसल्स फंक्शन की वैल्यू होती है एग्जाम में आपको गिवन होती है। तो जब आपको बेसल्स फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी ना, तो ये मत समझिएगा कि जो वैल्यू यूज होने वाली है सिर्फ वही आपको देगा। अगर मान लीजिए यूज होने वाली है J2 3.8, तो आपको उसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यू दे देगा। नहीं तो अगर वही वैल्यू दे देगा जो यूज होने वाली है, तो आपको बेसल फंक्शन का फॉर्मेट पता है JN बीटा, तो उससे तो आपको डायरेक्टली एन और बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी ना। तो ऐसा कभी नहीं करेगा, इस चीज को कभी मत सोचिएगा कि एन और बीटा की वैल्यू तो मैं डायरेक्टली बेसल फंक्शन की वैल्यू से पता कर लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर कोई 1 या 2 वैल्यू यूज होने वाली होगी तो उसके साथ साथ 7 या 8 वैल्यू एक्स्ट्रा देगा, गलत वैल्यूज जो आपको यूज नहीं करनी है। तो हमेशा इस पॉइंट को माइंड में रखिएगा। अब यहां पर अगर मैं गिवन लिखूं, मुझे क्या क्या गिवन है, तो क्या क्या गिवन है हमें, एफएम पावर अनमॉड्यूलेटेड, ये कीवर्ड है, अनमॉड्यूलेटेड मतलब कैरियर पावर। तो पीसी पावर कितना गिवन है आपको, 100 वॉट। आप चाहें तो लिख सकते हैं बिफोर मॉड्यूलेशन, क्योंकि अगर आप अपने नोट्स में चेक करेंगे तो आपको वहां दिखाई देगा कि यहां हमने कैरियर पावर बिफोर मॉड्यूलेशन भी निकाला था, आफ्टर मॉड्यूलेशन भी निकाला था, और मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पावर भी निकाला था। तो 3 अलग अलग टर्म थे यहां पर, तो कंफ्यूजन हो रहा था हमें, तो इसलिए मैंने आपको अच्छे से लिख लिख के बताया था। तो यहां पर भी आप अच्छे से लिख लीजिए, पीसी इक्वल टू 100 वॉट बिफोर मॉड्यूलेशन। ड्यूरिंग मॉड्यूलेशन इट इज ऑब्जर्व दैट सिग्नल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड इन द स्पेक्ट्रम इज 0। देखिए फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हमने पूरा स्पेक्ट्रम बनाया था, हमने वाइड बैंड, देखिए बेसल फंक्शन दिया है, मतलब आपको अब ये नहीं सोचना कि ये वाइड बैंड एफएम का एक्सप्रेशन है, वाइड बैंड एफएम ही होगा। तो हमने जो वाइड बैंड एफएम का एक्सप्रेशन लिखा था उसमें एन की वैल्यू 1 के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड मिलती थी, ठीक है। एन की वैल्यू 0 के लिए कैरियर मिलता था, एन की वैल्यू 1 के लिए अपर फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड, एन की वैल्यू -1 के लिए लोअर फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड मिलती थी। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको बोला है इट इज ऑब्जर्व दैट द स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड इन द स्पेक्ट्रम इज 0, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब J1, स्ट्रेंथ 0 तभी होती है जब J0 हो। आपको पता है कि जो
जे वाला टर्म है, स्टॉप स्टार्ट, आपको पता है कि जो जे वाला टर्म है जब वो जीरो होता है तभी आपकी स्ट्रेंथ जीरो होती है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड है वो किस पे डिपेंड करती थी, J1 बीटा पर। तो J1 बीटा अगर जीरो होगा तो आपको चेक करना होगा इस पूरे के पूरे 9 वैल्यूज में से कि कहां पर J1 जीरो है। तो देखिए J1 को देखना है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड लिखा है, यहां पर ध्यान रखिएगा ये कीवर्ड है आपके लिए, फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड। फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड मतलब n की वैल्यू 1। तो आपको J0 वाले को बिल्कुल नहीं देखना, J2 वाले को बिल्कुल नहीं देखना। फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड इज जीरो, तो अगेन J1 कहां पे जीरो हो रहा है, देखिए ये वाला रहा आपका। तो देखिए अगर आपकी थ्योरी क्लियर है ना तो आपको आउट ऑफ 9 वैल्यूज जो आपकी सही वैल्यू आपको 1 सेकंड में मिल जाएगी। देखिए हमने 1 सेकंड में पता लगा लिया J1 3.8। तो यहां पर J1 3.8 इसका इस्तेमाल होगा, ये आपको गिवन है। तो यहां से देखिए इनडायरेक्ट वे में ही आपको पता चल गया कि आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए बीटा जो है वो कितना है, 3.8 है, क्योंकि फॉर्मेट क्या होता है JN बीटा का। क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये जो हमें गिवन था या जो हम पता लगा सकते थे हमने पता लगा लिया। अब जो क्वेश्चंस बोले हैं उसमें हम आते हैं वन बाय वन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पावर ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो इस बात को समझने की कोशिश आपको करना है कि अभी आफ्टर मॉड्यूलेशन बात कर रहा है, बिफोर मॉड्यूलेशन तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बोल रहा है। अगर उसे बिफोर मॉड्यूलेशन बोलना होता तो डायरेक्ट बोलता कैरियर बिफोर मॉड्यूलेशन। कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता क्या है, आफ्टर मॉड्यूलेशन बहुत सारे कंपोनेंट मिलते हैं जिसमें से एक कंपोनेंट होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी का। तो जो कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपका होता है, ठीक है, तो कैरियर कंपोनेंट अगर मैं एक्सप्रेशन से लिखूं आपके लिए, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से, तो आप अपने नोट्स पे भी चेक कर सकते हैं, वहां भी हमने लिखा हुआ है। ये क्या था आपका, AC J0 बीटा, ठीक है, कॉस ओमेगा CT, ये हमारा कैरियर कंपोनेंट था। तो अगर आप पावर लिखते हैं कैरियर कंपोनेंट का, दैट मीन्स आफ्टर मॉड्यूलेशन वाला अगर आप पावर लिखते हैं तो इसका पावर क्या होता था हमारा, हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है लर्निंग मॉडल में, और यहां पर भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, हमें पता ही है कॉस जब भी हो कॉस या साइन तो आप क्या करिए, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करिए डिवाइड बाय 2 करिए। अब देखिए आपको पता है यहां पर बीटा की वैल्यू 3.8 है, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू अब 3.8 से कभी चेंज नहीं होगी। तो अब आपको देखिए आपको इस्तेमाल अब किसका किसका करना होगा, जहां पर बीटा 3.8 है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए ना बीटा 2.4 और बीटा 5.1 की भी वैल्यूज गिवन थी। अगर सिर्फ बीटा 3.8 वाली वैल्यू गिवन होती ना तो आपको तो डायरेक्ट पता चल जाता बिना कैलकुलेशन किए कि बीटा 3.8 है। आपको तो आइडेंटिफाई करना था ना कि बीटा 3.8 है। अब आपको पता चल गया बीटा 3.8 है तो आप सारी 3.8 वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो अब आपको पता है कि J0 3.8 वाली वैल्यू आपको इस्तेमाल करनी है। देख लीजिए क्वेश्चन में आपको गिवन होगी J0 3.8, देख लीजिए -0.4 आपको गिवन है। AC स्क्वायर क्या गिवन है हमें, यस AC स्क्वायर बाय 2 गिवन है। क्यों, AC स्क्वायर बाय 2 क्या होता है आपका, बिफोर मॉड्यूलेशन PC होता है। तो इसे आप चाहें तो लिख लीजिए PC बिफोर मॉड्यूलेशन, क्योंकि AC स्क्वायर बाय 2 वही होता है, इंटू क्या हो जाएगा J0 स्क्वायर 3.8। क्लियर अच्छे से। तो PC बिफोर मॉड्यूलेशन कितना है 100, तो यहां 100 पुट करिए इंटू -0.4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.16, तो ये कितना आ जाएगा 16 वॉट। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए पूरी जो प्रॉब्लम है ना वो पूरी थ्योरी पर डिपेंड कर रही है। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है, अगर आपको समझ में आता है कि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अगर आप बीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो बड़े आराम से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम है टोटल साइड बैंड पावर। तो देखिए जो टोटल साइड बैंड पावर होता है वो क्या कर सकते हैं आप, टोटल पावर माइनस कैरियर पावर आफ्टर मॉड्यूलेशन। तो देखिए आपने कैरियर कंपोनेंट का पावर या कैरियर पावर आफ्टर मॉड्यूलेशन निकाल लिया है 16। अगर आप यहां पर पहले टोटल पावर निकाल लें तो टोटल पावर जो आपका होता है जिसे आप PT से रिप्रेजेंट कर रहे हो LM में, उसका फॉर्मूला आप चेक कर लो, हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, वो कैरियर पावर बिफोर मॉड्यूलेशन के इक्वल ही होता है, दैट मींस AC स्क्वायर बाय 2 के इक्वल ही होता है। ये हमने प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। तो
ये कितना हो जाएगा आपका 100 वॉट, क्योंकि आपका इक्वल ही होता है। तो टोटल पावर पता चल गया। तो जो टोटल साइड बैंड पावर है, टोटल साइड बैंड पावर आपका कितना हो जाएगा यहां पर फिर पी एस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पी टी माइनस पी सी आफ्टर मॉड्यूलेशन। दैट मीन्स जो कैरियर टर्म का पावर था मॉड्यूलेशन के बाद उसको आप माइनस कर दीजिए टोटल पावर में से। तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 16। तो टोटल साइड बैंड पावर कितना आ गया 84 वॉट। ठीक है, तो यहां पर आपने फर्स्ट प्रॉब्लम जो सॉल्व की 100 वॉट, सेकेंड प्रॉब्लम आपने क्या सॉल्व की 84 वॉट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपकी है प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 आपकी क्या है, टोटल सेकेंड ऑर्डर साइड बैंड पावर। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये सारे मैंने आपको एग्जांपल दिए हुए हैं एलएम में, आप चेक करिए एक बार। सबके फॉर्मूले मैंने आपको अलग अलग बताए हुए हैं। तो अगर आप चेक करेंगे तो आपको डायरेक्टली यहां पर फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है। तो जो आपका थर्ड पार्ट है टोटल सेकेंड ऑर्डर साइड बैंड पावर, तो पी एस बी सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। तो पी सेकेंड ऑर्डर आप यहां पर लिख लीजिए। तो जब सेकेंड ऑर्डर साइड बैंड पावर आप निकालेंगे तो देखिए हमने वहां पर क्या लिखा था, जो अपर साइड बैंड पावर होता है वो क्या होता है ए सी स्क्वायर जे टू स्क्वायर बीटा बाई 2, और जो लोअर ऑर्डर साइड बैंड का पावर था वो भी था ए सी स्क्वायर जे टू स्क्वायर बीटा बाय 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं। और अगर आप फॉर्मूला चेक करेंगे अपने एलएम में तो वो आया था ए सी स्क्वायर जे टू स्क्वायर बीटा, हाफ हाफ जो है वो ऐड होके 1 हो गया था। ठीक है, तो यहां पर अगेन आपको ए सी स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू पता है कितनी है, 100 है, आप 2 बार इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ए सी स्क्वायर बाई 2 अगर 100 है तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 200 इंटू जे टू स्क्वायर, बीटा की वैल्यू कितनी आइडेंटिफाई की आपने 3.8। तो आप देख लीजिए आपको जे टू 3.8 जरूर गिवन होगा। तो जे टू 3.8 यस ये हमें गिवन है 0.2। तो ए सी स्क्वायर बाई 2 के फॉर्मूले का यूज करके हमने पहले ए सी स्क्वायर लिख लिया 200। अब जे टू 3.8 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 0.2। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 200 इंटू 0.2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 0.04। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 वॉट। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर जो पावर आपका निकल कर आ रहा है, टोटल सेकेंड ऑर्डर पावर, ये आपका निकल कर आ रहा है यहां पर 8 वॉट। क्लियर अच्छे से। तो यहां पर जो कैरियर कंपोनेंट का पावर आया वो तो 16 आया, सेकेंड ऑर्डर का पावर आया 8, और जो टोटल पावर आया आपका वो कितना था 100 था। ठीक है, तो ये जो आपने निकाला है पी सेकेंड ऑर्डर, ये आपका यहां पर फाइनल आंसर मिल गया आपको। क्लियर, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अपनी थ्योरी को स्ट्रांग रखिए, अपने थ्योरिकल कंसेप्ट को स्ट्रांग रखिए, अपने फॉर्मुलेस को स्ट्रांग रखिए, आपको सारी की सारी प्रॉब्लम्स बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर। सो आई होप आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और जो हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किए वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इन सारी प्रॉब्लम्स को कर लेने के बाद अब ये जो आपके फॉलोइंग एलओज है, दैट इज वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ वाइड बैंड एफएम सिग्नल्स एंड पावर कंटेंट इन वाइड बैंड एफएम सिग्नल्स, ये और अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। और इनसे रिलेटेड एग्जाम में अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे।